आज की जो कहानी है बड़ी अजीब है और मुझे लगता है कि इसमें जितने भी पेचो-खम है, जितनी भी उलझन है, जितनी भी मिस्ट्री है और जिस तरीके से शुरुआत पुलिस ने की और पुलिस ने कैसे इसकी जांच की और कितनी लापरवाही बरती और जिस तरह का क्राइम है इसमें जो क्राइम करने के लिए मोडस ऑपरेंडी अपनाई और किस तरीके से ये केस खुला ये सब अपने आप में एक बेहद अनोखा है। ये क्राइम की वो स्टोरी है जो हर सांचे में फिट बैठता है। मतलब एक आइडियल क्राइम की स्टोरी क्या होती है या क्राइम की गंभीरता क्या होती है उसको अपन जो साइड रखते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको झकझोरती है, जो आपको आगे जानने के लिए और उकसाती है। मुझे लगता है कि कुछ गुनी चुनी कहानियों में से कुछ एक कहानी है ये, और मेरा दावा है कि इसको सुनने के बाद आपको बहुत अजीब सा लगेगा और क्राइम में किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं वो आपको इस कहानी को समझने के बाद देखने के बाद समझ आएगा। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ हुई है इसमें, जैसे केस खुला, केस हुआ, वो थोड़ा-सा आपको चौंकाएगा और आगे जानने के लिए आपको ना एक उत्सुकता पैदा करेगा। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है ये कहानी। तो मैं आगे पीछे इस कहानी के बारे में ख़ास के चीज़ें बताऊँ ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं सीधी कहानी शुरू करता हूँ। क्योंकि इस कहानी की एक ख़ासियत है कि आप इसको मतलब शुरू से सुनेंगे आखिरी तक तो फिर आप इसको समझ भी पाएँगे और आपकी क्यूरियोसिटी भी इसमें बनी रहेगी। नमस्कार, ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के कदमों में नमन करते हुए मैं एडवोकेट समीर व्यास आयुर्वेदिक कौशल यानी कि एलसी के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सांप्रदायिक स्वार्थ बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इस कहानी को अंत तक देखना ना भूलिएगा। कहानी कर्नाटक की है और ख़ास तौर से जो साउथ कर्नाटक है, जो 5 शहर हैं जिसमें हसन है, बैंगलोर है और 2-3 सिटी हैं और उन 5 शहर के करीब 6 डिस्ट्रिक्ट मतलब 6 ज़िले 2003 से यानी कि 2009 यानी कि करीब लगभग 6 साल। होता क्या है कि इन 5 शहरों के इन अलग-अलग 6 ज़िलों में जो जो राज्य का मतलब बस स्टॉप होता है जिसको अपन बस अड्डा या बस स्टैंड भी कहते हैं, बस अड्डा ही कह लीजिए उसको। बस अड्डे के लेडीज़ वॉशरूम में लाशें मिलने का एक सिलसिला शुरू होता है। हर बस अड्डे के वॉशरूम में एक महिला की लाश मिलती है। एक पहली लाश मिलती है 2003 में। वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाकी लोग जो बाहर खड़े थे वो बाथरूम जाने के लिए खड़े थे और आवाज़ करते हैं, चिल्लाते हैं, तो फिर भाई दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो देखा जाता है कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है अंदर। और ख़ास बात ये थी कि वो शादी का जोड़ा पहनी हुई थी, दुल्हन के लिबास में थी और वो लगभग अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस उसको हॉस्पिटल ले जाती, लेकिन पुलिस बताती है कि वो मर चुकी। पोस्टमार्टम होता है तो पता लगता है कि उसने पॉइज़न खाया है। आसपास में लोगों से पूछा जाता है, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उसकी पहचान होती नहीं है, तो पुलिस अंतिम संस्कार कर देती है। अब उसमें सिर्फ एक चीज़ थी, दुल्हन के जोड़े में थी, वो दुल्हन के लिबास में थी और दूसरी चौंकाने वाली बात थी कि सारे कपड़े तो थे लेकिन जेवर एक भी नहीं था, कोई भी एक जेवर नहीं था। तो ये भी अजीब था कि दुल्हन के लिबास में और जेवर गायब, जबकि दुल्हन आमतौर पे जेवर पहनती है। खैर, थोड़े दिन गुजरते हैं, एक दूसरे ज़िले के दूसरे बस अड्डे पर सेम तरीके से एक महिला की लाश मिलती है और दरवाज़ा तोड़ा जाता है और महिला की लाश मिलती है, वो भी पूरे दुल्हन के जोड़े में, लेकिन जेवर एक भी नहीं। कुछ वक्त गुजरता है, तीसरे ज़िले के तीसरे बस अड्डे पे सेम यही कहानी, लेडीज़ बाथरूम में महिला की लाश मिलती है, वो भी दुल्हन के जोड़े में।
फिर चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं करते करते 2003 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन 6 सालों में साउथ कर्नाटका के 5 शहरों के 6 जिले बस अड्डे से करीब 20 लाशें मिलती हैं, मतलब, और 20 की 20 लाशें महिलाओं की, और सबकी उम्र लगभग 20 के 30 साल के दरमियान, और सभी दुल्हन के लिबास में, पर किसी के बदन पर एक भी जेवर नहीं। खास तौर पे बात जो ये हुई, इन जो 20 लाशों में जो 6 साल के अंदर बरामद हुई, 8 लाशें अकेले मैसूर के लश्कर मोहल्ला बस अड्डे पर स्थित बाथरूम में मिली, जबकि 5 लाशें बेंगलोर के जो बहुत ही बिजी व्यस्त बस अड्डा है, काम्पेगौड़ा बस अड्डा, तो काम्पेगौड़ा बस अड्डा, और दूसरा लश्कर मोहल्ला मैसूर मैसूर बेंगलोर की सिर्फ 2 बस अड्डों से 13 लाशें मिलती हैं 6 साल के अंदर। अब सवाल यहाँ पर ये है, जब इतनी लाशें मिली तो पुलिस का काम है कि जब इन लाशों की पहेली सुलझाए, कड़ियाँ जोड़े, बट हुआ ये कि ये जो लाशें जो मिली इनमें कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, कोई सामने नहीं आया मरने वाली का। तो पुलिस ने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये एक चेन है, एक सीरियल मर्डर है या एक सीरियल किलिंग है। उसने हर केस को इंडिविजुअल लिया, लेकिन दूसरी पुलिस ने ये गलती करी कि हर एक लाश में 20 के 20 में जो पोस्टमार्टम कराए, जो इनिशियल रिपोर्ट है कि इनकी मौत जो है जहर से, लेकिन पुलिस ने ये मान लिया कि खुदकुशी कर ली है, और मान लिया कि भाई आत्महत्या की है। रीज़न मैं पता नहीं क्या कारण था क्यों आत्महत्या की, बस दरवाज़ा अंदर से बंद है और जहर मिला है, तो पुलिस ने सोचा कि शायद आत्महत्या थी। पुलिस ने लॉजिक लगाया कि तो हर बार जो लाश मिलने का बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और अंदर लाश मिली थी और सबने जहर खाया, तो इसका मतलब उन्होंने दरवाज़ा बंद करके जहर जो है अपनी मर्जी से खाया है, तो पुलिस ने इसको सुसाइड केस मान ली। इसके बाद उन्होंने जांच करने की ज़रूरत नहीं समझी, और ये सारी महिलाएं जो थी दूर दराज की थी, कोई हाई प्रोफाइल महिलाएं थी नहीं जिससे कुछ दबाव बनता या पता चलता, पुलिस को दबाव बनता तो ढूंढती। तो इस तरीके से 6 साल हो गए, 20 लाशें मिल चुकी थी पुलिस को, और पुलिस 6 डिस्ट्रिक्ट भी आपस में इतना तालमेल भी नहीं कर पाए कि इन लाशों की पहेली बुझा सके। इसी बीच में एक 21वीं लाश मिलती है, और इस बार जो लाश मिली वो अनीता नाम की एक लड़की की थी। इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये वहाँ का ना बर्दवाल पुलिस स्टेशन है, जहाँ से एक अनीता नाम की करीब 32 साल की लड़की जो है ना गायब हो गई थी कुछ दिन पहले, और अनीता की लाश भी वहीं बस अड्डे पे मिली थी जैसे कि बाकी लाशें मिली थी, और अनीता की लाश भी वैसे ही मिलती। पुलिस मामले की छानबीन करने लगती है, और इधर क्या होता है कि अनीता के गांव में हंगामा हो जाता है, क्योंकि अनीता कई दिन से गायब थी। पुलिस अनीता के घर वालों को भी नहीं ढूंढ पाती क्योंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मामला था। अनीता अपने घर से बहुत दूर किसी और बस अड्डे के वॉशरूम में मिली थी, और वो अपने ज़िले से बाहर थी। इधर जब अनीता गायब हुई तो उसके गांव वालों ने हंगामा शुरू किया। तो इसकी एक वजह थी, सितंबर में जब ये मामला आया कि गांव वालों का इल्ज़ाम था कि अनीता को एक मुस्लिम लड़के ने भगा लिया था, और आपने लव जिहाद तो सुना ही होगा। तो ये मामला इस तरीके का चल रहा कि लव जिहाद में आपको पता ही होगा लगभग कि ये उस वक्त इस चीज़ की शुरुआत थी, और अनीता के फैमिली और घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि यहीं का एक मुस्लिम लड़का अनीता को लेके भगा गया है, और यदि अनीता को वापस नहीं बुलाया गया तो फिर वो लोग हंगामा करेंगे, और उन्होंने धमकी दी कि वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे। अब 2-3 दिन तक ये ड्रामा होता रहा। पुलिस को दबाव में आना ही था, और पुलिस दबाव में आते ही मजबूरी में पुलिस ने
इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा और ये बात क्योंकि नेताओं तक भी पहुंच गई थी, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच गई थी, लफ्ज़ात का मामला समझ के फिर पुलिस को इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा। अब क्या हुआ कि पुलिस पहली बार हरकत में आती है और इसी बीच पुलिस जब जांच कर रही थी, ये लाजपती बनवाल जो तहत पड़ने वाला जो अड्डा था, बस अड्डा था, वहाँ से मिलती है तो पुलिस थोड़ी सीरियसली वहाँ की जांच करती है और आसपास के ज़िलों में भी पूछती है कि ये अनीता नाम की लड़की है, और अलग पुलिस ज़िलों में भी पूछती है कि कहीं अनआइडेंटिफाइड लाश मिली हो या कुछ मिला हो तो बताइए। अचानक जब पुलिस ये कार्रवाई कर रही थी तो एक पुलिस स्टेशन से पता लगता है कि एक अनआइडेंटिफाइड लाश मिली है और वो लाश अनीता की निकलती है, क्योंकि वो पुलिस बताती है कि इसने जहर किया खाया है और सुसाइड किया। लेकिन गांव में ये था कि लफ्ज़ियात का मामला था कि मुस्लिम लड़का लेके गया है। तो मामला ये था कि पुलिस को लगा कि दो कम्युनिटी के बीच में टेंशन ना हो जाए, तो पुलिस ने और ज़्यादा तेज़ी से इसमें जांच शुरू की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले पुलिस ने अनीता का मोबाइल नंबर ट्रेस किया और वहाँ पे कॉल डिटेल, और जब उसको पुलिस ने देखा कि अनीता के एक नंबर पर लंबी लंबी बातें होती थी, तो पुलिस ने उस नंबर को, जिस पे लंबी लंबी बातें होती थी, अनीता बात करती थी, उस नंबर को पुलिस ने ट्रेस किया। पुलिस ने उस नंबर पे पहुंची, उस घर पे पहुंची, तो पता चला कि जिस महिला का वो नंबर था उस महिला को गायब हुए 1 साल हो चुका है। तो पुलिस ने सोचा कि एक इत्तेफाक हो सकता है कि कहीं चली गई हो। खैर पुलिस ने उस महिला के मतलब कॉल डिटेल खंगाला है, जो 1 साल से गायब थी, जिस पे अनीता बात करती थी, तो उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसमें से कुछ नंबर को निकाला गया, जिसमें फिर रात को लंबी लंबी बातें हैं। जो सबसे ज़्यादा बातें होती, जो सबसे लंबा ड्यूरेशन था, वो एक तीसरी महिला का है, जो मतलब किसी बराबर के डिस्ट्रिक्ट में रहती। पुलिस वहाँ पहुँची, पता चला कि वो महिला भी 2 साल से गायब है। अब पुलिस के लिए अजीब उलझन। खैर उस तीसरी महिला के भी कॉल डिटेल को निकाला गया, फिर पता चला कि जिससे वो लंबी लंबी बात करती थी वो चौथी भी एक महिला थी। पुलिस ने भी इस चौथी महिला तक पहुंचने की कोशिश की तो पता चला कि वो भी गायब है और लंबे वक्त से गायब है। इस तरह से पांचवी महिला के कॉल को निकाले, पता लगा कि वो भी गायब है। अब पुलिस को लगा कि हो ना हो, ये जिस्म फरोशी के धंधे का ये रैकेट का मामला है कि सारे जो फ़ोन थे वो महिलाओं की निकल रहे हैं और उनको खरीदा है, बेचा है या गलत भेजा गया है, उन महिलाओं के साथ क्या हुआ। तो ये जिस्म फरोशी धंधे से पुलिस ने सोचा, और पुलिस ने जब ये कॉल डिटेल कमा ली और ये सब जांच का काम जारी थी, 5वें 6 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें करीब 18वां और 18 या 19 कॉल तक पहुंच गए और सब के सब महिलाओं के नंबर। 19 के कॉल पे जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाला तो एक नंबर मिला, और इस बार वो पहली बार देखा कि वो सारे मोबाइल 19वां जो नंबर था, 19वीं महिला को जो नंबर निकला था, जो कड़ी जुड़ती जा रही थी, वो पुलिस तक ने जब पुलिस ने सर्वेलांस को लगाया तो पता चला कि वो एक्टिवेट था। पुलिस ने बातचीत कर लगी, उस मतलब लोकेशन देखा तो वो मैंगलोर के पास एक गांव का लोकेशन निकला। पुलिस वहाँ गांव तक पहुँची, जहाँ का लोकेशन दिखा रहा था वहाँ पुलिस गई तो पुलिस ने देखा वहाँ 13-14 साल का एक बच्चा वहाँ पे फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस ने उस बच्चे को पकड़ा और पुलिस ने उस बच्चे से पूछा कि ये फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है, तो उसने कहा कि मेरे चाचा का है। तो उसने पूछा कि तुम्हारे चाचा के नाम क्या है, तो पुलिस ने उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि भाई मेरे चाचा का नाम मोहन कुमार है। तो फिर पुलिस को पहली बार मोहन कुमार का नाम पता चलता है, फिर जब पूछताछ करी जाती है तो मोहन कुमार का पता किया जाता है, उसका नंबर। फिर पुलिस को एक मोहन कुमार का एक नंबर मिलता है, और जब उसका नंबर संबलांस पे लगाया जाता है तो पता चलता है कि मोहन कुमार एक महिला से बात करता है, हसन में, जो पास में वहीं पे रहती थी। तो उस महिला के पास जाती है पुलिस, और उसके पास जाती है और पुलिस उस महिला से पूछती है कि आप इस आदमी को जानती है। तो इसने पुलिस पूछती है कि आप इस आदमी को जानती है, इसका नाम मोहन कुमार है। तो वो महिला कहती नहीं, इसने तो कुछ और नाम बताया। अभी भी पुलिस को ये लग रहा था कि ये अभी जिस्म फरोशी का ही मामला है। खैर पुलिस उस महिला को अपने साथ में लाती
और तुम इसको अपने से मिलने के लिए बुलाओ और इसे कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे ये मिले। महिला उससे बात करती और एक जगह फिक्स होती है और वो कहती है कि यहाँ पे मिलो। महिला वहाँ पहुँचती है सादी वर्दी में, पुलिस की टीम, और बताई हुई जगह पे और तय वक्त की टीम में वो आदमी वहाँ पहुँच जाता है। और जैसे ही वो महिला के करीब आता है तो पुलिस की टीम उसे पकड़ लेती है और उसे पुलिस हिरासत में ले लेती है और पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ की जाती और उसका नाम बताया जाता है प्रोफेसर मोहन कुमार। अब जाहिर सी बात है पुलिस टॉर्चर करती है। अब पुलिस ये मान के चल रही थी कि ये जिस्म फरोशी का जो रैकेट है उसका खुलासा हो और वो महिलाएं जहाँ जहाँ बेची गई, खरीदी गई, सारा एक किस्सा समझा। लेकिन पुलिस के होश उड़ जाते हैं जब टॉर्चर के बाद पहली बार प्रोफेसर मोहन कुमार अपना मुंह खोलता है और बताता है कि उसने कुल 32 महिलाओं की जान ली और 32 महिलाओं का उसने कत्ल किया है। अब पुलिस के लिए खुलासा तंग करने वाला था। अभी एक अनीता का केस सॉल्व करने के लिए ये थे, जिन्स फरोशी का रैकेट का भांडा फोड़ करने की सोच रही थी, लेकिन ये तो कहानी कुछ और निकली। और यहाँ पर अचानक कर्नाटक या फिर साउथ इंडिया का, कर्नाटक का क्या मतलब, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर के उनके सामने बैठा था और उसने बताया कि उसने 32 महिलाओं की जान ली। और इसके बाद वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है पुलिस की। और उसकी जो पूरी कहानी थी वो ये थी। मैंगलोर के पास एक गांव के एक सरकारी स्कूल में, यानी कि प्राइमरी स्कूल में, मोहन कुमार साइंस पढ़ाया करता करता था, इंग्लिश पढ़ाया करता था और मैथ पढ़ाया करता था। और वहाँ पे स्कूल कई लोग मतलब एक ही विषय पढ़ाते थे, कई टीचर पढ़ा लेते थे। और इसकी शादी हो गई एक दिन। ये मतलब इसकी एक महिला के ऊपर एक नज़र पड़ती है और ये महिला को चंगुल में फांसने की कोशिश करता है और ये महिला मना करती है और उस गांव में दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन अगर महिला उसकी बात नहीं मानती है तो ये उसको, महिला को इस पुल के ऊपर से धक्का देता और महिला को धक्का देता है तो ये सोचता है कि महिला मर गई है, और लेकिन महिला बच जाती है और वो महिला पुलिस में रिपोर्ट लगाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उसको अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि IPC 307 में गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। लेकिन उसकी उसके मतलब गिरफ्तारी के बाद उसके कोई सबूत नहीं मिलते, अदालत में केस चलता है तो वो बरी हो जाता है और जेल से बाहर आता है। और उसका एक जानने वाला था और एक सुनार के यहाँ काम करने वाला एक सलीम नामक शख्स। सलीम का नाम का मतलब जो काम था वो ये था कि वो जेवर की ना पॉलिशिंग करता था। और उसकी जो पॉलिशिंग की के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं, तमाम तरह के केमिकल यूज़ होते हैं, उसमें एक साइनाइड भी था। और उसे सलीम से एक दिन पता चला जब वो साफ़ कर रहा था कि ये साइनाइड है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक जहर है कि अगर इसे इंसान को दे दिया जाए तो कुछ ही मिनटों के अंदर वो मर जाता है और ये आसानी से किसी को मिलता नहीं। इसके लिए केमिकल शॉप से आपको तभी मिलता है जब आपको इसकी ज़रूरत शो करते हैं, या वो आपको आप जब आप उसको जान, या जो सुनार हैं, जो जेवर के दुकानदार हैं, उनको ही मिलता है। उसको मतलब सारी जानकारी साइनाइड की मिल गई इससे। उसके बाद ये केमिस्ट के पास जाता है और वहाँ पे अपने आप को सुनार बताकर साइनाइड खरीदता है। और ख़रीदने के बाद अब ये निकलता है एक मिशन पर। इसी दौरान ये बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें हो चुकी थी क्योंकि बर्खास्त हो गया था जेल जाने की वजह से। और उसने पहली बीवी को तलाक दे दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। दूसरे के अलावा उसने एक तीसरी बीवी से भी शादी की थी और तीसरी इसकी जो बीवी थी उसका नाम श्रीदेवी था और ये तीसरी बीवी से ज़्यादा प्यार करता। अब बेरोजगारी आ गई थी, नौकरी चली गई थी, तो उसने कहा अब क्या करें, तो उसने एक नया तरीका ईजाद किया। और ये साउथ कर्नाटका के इंटीरियर में जाता है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, और 20 से 30 साल की ऐसी लड़कियों को शिकार बनाता है जिनकी शादी नहीं हुई हो या जो गरीब हो, जिनकी उम्र की शादी की उम्र में भी शादी नहीं। और वहाँ के बस अड्डे पे जाता था और ये दिखने में ठीक ठाक था और टीचर था तो बोलता भी अच्छा था। और जैसे ही बस अड्डे पर ये देखता कि ये लड़की है, अकेली है, शादी की उम्र हो, तो ये उससे बातचीत करने की कोशिश करता।
अगर सामने से वो भी बातचीत करती तो थोड़ी देर के बाद दोस्ती हो जाती और थोड़ी देर बाद मोबाइल नंबर एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेते थे। और इसके बाद ये फ़ोन पे बात करने के दौरान ये झांसे में ले लेता और कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और उसकी शर्त यह है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। और उस इलाके क्या हो कि हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में अगर ये कहो कि दहेज नहीं चाहिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी मतलब माँ बाप के लिए। अब जब वो ये कहता था कि मुझे दहेज नहीं चाहिए और बस शादी करनी है तो वो लड़की झांसे में आ जाती। और उसके बाद ये फिर क्या करता उस लड़की को एक दिन तय अपना एक फिक्स डे मतलब बुलाता और कहता है कि शादी करनी है और दुल्हन के जोड़े में आ जा। और कहता था कि कोर्ट मैरिज भी करेंगे मंदिर में भी करें। और जो पास शहर के जो 6 ज़िले थे ये मतलब हर बस अड्डे की खाक छान में लगती थी। और उस बस अड्डे के करीब का जो गेस्ट हाउस या लॉज होता वो वहाँ पर रूम बुक करता। और उसके बाद ये वो लड़की वहाँ पे आती और उसके बाद ये कहता कि चलो कि शादी करेंगे। फिर बाकायदा मंदिर में दिखाने के लिए मंदिर में शादी करता। और शादी करने के बाद दुल्हन के जोड़े में इस लॉज में पहुंचता जो उसने पहले से बुक किया। और लॉज में जाने के बाद ये बाकायदा सुहाग रात मनाता और सुबह उठता। और सुबह का इसका तरीका ये था, आओ आओ थोड़ा वॉक पे चलते हैं घूमने फिरने के लिए। तो मतलब घूमने फिरने के लिए जनरली आदमी जाता है नॉर्मली कपड़े पहन के जाता है। लेकिन ये चूंकि शादी हुई थी तो दुल्हन के लिबास में ही लेके जाता। बल्कि ये कहता कि अपने जेवर वगैरह यहीं रख दो और हम लोग वॉक के लिए चलते हैं। और ये वॉक के लिए जाता क्योंकि वॉक के लिए के मतलब जो लॉज के सबसे करीबी बस अड्डा होता था बस अड्डे के मतलब करीब लॉज होती थी वहीं पर लॉज लेता था और वहाँ पे टहलने के बहाने ले जाता। और बस अड्डे पे पहुँचने के बाद ये कहता कि वो साइनाइड का मतलब जो इस्तेमाल किया करता था वो टैबलेट या कैप्सूल की शक्ल में उस मतलब साइनाइड का जो लेस है उसको लगा देता और फिर उसको रैप कर देता था यानी बंद कर देता। और रैप करने के बाद ये अपनी एक रात पुरानी बीवी को सुबह दे देता। और कहता था कि इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, अभी हमारी शादी हुई है और बच्चे अभी चाहिए नहीं तो तुम इसको खा लेना, ये गर्भ निरोधक दवा है। और ये कहता था कि इससे तबीयत भी खराब हो सकती है, थोड़ा चक्कर भी आ सकता है या उल्टी भी आ सकती है। तो ये कहता था कि तुम इसको बाथरूम में या वॉशरूम में खाना। और ये बस अड्डे पे ले जाता था और बस बस अड्डे के वॉशरूम के बाहर खड़ा हो जाता और एक गोली देता था और पानी देता था। और ये कहता था कि बैठ के खाना और चक्कर ना आए तो उल्टी अगर आए तो ये पानी रख ले। और ये कह के महिला अंदर जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती। और ये इतना कॉन्फिडेंट था कि ये महिला बचेगी नहीं। तो ये लॉज में वापस जाता उसके जेवर सा बाकी सामान उठाता और उठा के और अपने नए ठिकाने की तरफ चल देता। इधर थोड़ी देर तक जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो लोग दरवाज़ा पीटते, दरवाज़ा नहीं खुलता तो पुलिस को बुलाया जाए तो अंदर मुर्दा मिलता है। तो इस तरीके से इसने 20 लड़कियों के जिनकी उम्र 20 से 30 साल थी एक एक कर अलग अलग ज़िले में। अच्छा, एक लॉज का इसने कभी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। हर बार इसने अपना नाम बदला या हर बार अपने आप को सरकारी मुलाजिम बताता था, विजिटिंग कार्ड रखता था। लेकिन एक चीज़ ये जो गलती करता था, ये नाम अलग अलग तो बताता था अलग अलग गेस्ट हाउस में, लेकिन पता हमेशा एक बताता था। पते में इसने कभी हेर फेर नहीं किया। उसके बावजूद भी कभी पुलिस इन कहानियों को जोड़ नहीं पाई और उस तक पहुंच नहीं पाई। ये हैरत की बात है। खैर इस तरीके से ये सारी चीज़ें करता और उसके बाद जो लूट के जो जेवर होते और जो जेवर होते ये उन सबको लेकर आता और वापस मैंगलोर आ जाता। और और जो गोल्ड लोन होते हैं आपने बिल्कुल भी सुना होगा, जो सोना में गिरवी रखकर जो पैसा लिया जाता है ये सारे गिरवी रख देते और ये उनके बदले में उनसे पैसे ले लेता और अपना घर चलाता। इस तरीके से इसने कुल 20 मतलब हालांकि इसने इसने पुलिस से ये कहा था कि 32 मैंने मर्डर किया और 32 लड़कियों को मारा। लेकिन पुलिस को जो कहानी सुनाई या पुलिस ने जो चीज़ देखी तो पुलिस को इसमें
20 लड़कियों की ही लगभग मिली, और पुलिस ने जो भी छानबीन की तो 20 ही सिद्ध हो पाए कि पुलिस ने कहीं छानबीन भी करने। और जो 12 लड़कियों के जो डिटेल इसने बताए थे वो मैच नहीं किए। कातिल कहता था कि मैंने 32 किए, लेकिन पुलिस के पास 20 ही के सबूत मिल पाए थे, और 20 ही को लेके मुकदमा चल रहा था। और ये अदालत में बहुत ही साफ मुकर गया कि मैंने कोई भी कत्ल नहीं किया। और अदालत ने पूछा कि 20-20 ये मर्डर हुए हैं तो ये किसने मारा। तो मतलब ये कहता है कि ये सब मेरे से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, मैंने शादी के लिए मना किया तो, और आत्महत्या कर लेती। और इसने कहानी जो है पुलिस को भी सुनाई थी। मतलब पुलिस ने भी पूछा कि यह कैसा इत्तेफाक है कि सभी दुल्हन के जोड़े में और सारी लॉज में। और यहाँ पर उसने जो कमियां उजागर की, इस बात और ख़ास बताता हूँ, जब मुकदमा चलना शुरू हुआ कि जब सरकारी वकील मिल रहा था तो इसने कहा कि मुझे सरकारी वकील पर भरोसा नहीं है, तो मैं अपनी पैरवी खुद करूँगा, हो सकता है सरकारी वकील मुझे ही फंसवा दे और मुझे ही मरवा दे। इसने वकील लेने से मना कर दिया, और बाकायदा ये अपने केस को पढ़ता, जेल में पढ़ता, मैंगलोर के पास जेल में रह रहा था। इसने जो पॉइंट उठाया वो पुलिस की कोताही भी है कि जो 20 लाशें मिली थीं बस अड्डे के वॉशरूम से, उन 20 के 20 के पुलिस ने पोस्टमार्टम कराए, सबकी रिपोर्ट आई थी, कि मौत जहर से हुई थी। लेकिन पुलिस ने 2 को छोड़ के 18 की विसरा रिपोर्ट ही नहीं कराई, जिससे कि इस्टेब्लिश हो कि इनसे कौन सा जहर रखा है। केवल 2 का ही पता चला, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद जांच हो नहीं सकती, कुछ हो नहीं सकता। और जिनकी 2 की जांच हुई थी उसमें क्या है, साइनाइड निकला। जब उससे पूछा गया कि तुमने 20 के 20 को साइनाइड दिया था, तो उसने कहा कि आपके पास तो जो रिपोर्ट है उसमें केवल 2 के है और बाकी 18 की आपके पास रिपोर्ट है नहीं। तो पुल अदालत में ये केस भी एक अजीब मोड़ पे पहुंचा। लेकिन इसकी इन तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए 2013 में मैंगलोर की जो सेशन कोर्ट है उसने 3 मामले में इसको फांसी की सज़ा दी और बाकी मामले में उम्र कैद की दी। बाकी के जो सारे केस हैं अभी चल रहे हैं एक करके, लेकिन जिन मामलों में इसको सज़ा दी गई, सज़ा मौत दी गई, इन मामलों में हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दी। लेकिन अभी शुरुआत है, करीब 8-9 अभी तक, मतलब अभी तक करीब लगभग 19 मामलों के फैसले आ चुके हैं 2020 तक। और उसमें इसको जो उसमें फांसी हुई थी इसको उम्र कैद में तब्दील हुआ, और बाकी फैसले में उम्र कैद ही हुई थी। और बाकी जो फैसले हैं, अभी एक फैसला जो बाकी है वो भी आना, जहाँ तक है मुझे पता है। हालांकि ये 2009 में अरेस्ट हुआ था और अभी ये 2021 आ चुका है, लेकिन इस मामले में लूप होल्स भी बहुत है और ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुंचा। जैसे उसने फोरेंसिक जांच में भी बोला था, एक जगह चार्जशीट में ये भी लिखा गया कि इसने जेवर चुराया है, लेकिन एक जगह लिखा गया इसने गोल्ड लोन में लेते हैं वहाँ से गिरवी किए लिए गए, मतलब इस तरीके से। और एक जगह पुलिस ने लिख दिया कि इसने सारे जेवर बेच दिए हैं। जब ये अदालत में अपनी पैरवी कर रहा था कि इनमें जो 2 लाइन है उनमें कौन सी थे, एक जगह मतलब गिरवी रख के पैसे लेते हैं और एक जगह कह रहे हैं कि बेच दिया। पुलिस वालों की भी पसीने छूटे, गलती तो है कि आप 2 थ्योरी नहीं बता सकते, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि इसमें डायरेक्ट चीज़ें ऐसी हैं कि इसको किसी ने कत्ल करते हुए नहीं देखा, पॉइजन देते हुए नहीं देखा, मतलब पॉइजन देते हुए नहीं देखा, महिला को किसी को भी बाथरूम में छोड़ते हुए नहीं देखा। कुछ चीज़ें इसके खिलाफ हुई, लेकिन एक ईश्वर भट्ट करके एक बंदवाल में एक दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है, उसके पुजारी हैं। इनकी गवाही भी बड़ी इम्पोर्टेंट। इन्होंने ये कहा था कि जब ये अनीता के कत्ल के बाद, क्योंकि वो डेट जो है ना मैच कर गया था, उसके नेक्स्ट डे ये साइनाइड मोहन को मार के ये इस मंदिर में पहुंचा और ईश्वर भट्ट पुजारी से मिला और उनसे जाकर ये बोला कि पुजारी जी, अगर किसी महिला का कत्ल कर दिया जाए तो उस कत्ल के बाद उस हत्या के पाप से बचने के लिए क्या कोई पूजा, कोई स्पेशल पूजा, कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है?
क्योंकि प्रायश्चित करना चाहता था। तो पंडित जी को अजीब सा लगा, ये कौन सा शख्स है कि अजीब सा लगा कि कौन सा आदमी है कि किसी महिला के कत्ल को करने के बाद उसके पाप को धोने के लिए कोई पूजा करना ही ज़रूरी है। तो फिर उन्हें अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने बताया कि एक पूजा होती है कुमकुम अर्चना पूजा। तो बाकायदा इस मोहन कुमार ने ईश्वर भट्ट पंडित से इसी दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में कुमकुम अर्चना पूजा करवाई। और ये सारी जब चीज़ें खुली, मीडिया में हाईलाइट हुई, तो ईश्वर भट्ट ने ये बात बताई। तो पुलिस ने ईश्वर भट्ट जी को गवाह बनाया, कोर्ट में लेके गई और उन्होंने गवाही दी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब गवाही कह लो, उसके खिलाफ एक गवाही थी, बहुत इम्पोर्टेंट गवाही। लेकिन कमाल ये है कि इसमें चीज़ें हैं कि मैंने आपको शुरू में जैसे बताया था कि इसमें मैं कहानी बताऊँ कि कैसे कैसे एक एक कर फ़ोन से 18-19 कर फ़ोन का सिलसिला मिलता है, और कैसे एक एक कर दुल्हन के लिबास में एक एक करके बस अड्डे के वॉशरूम में लाशें मिलती हैं, और पुलिस इतने बड़े तादाद में और एक ही तरीके से, और पर कभी सोच नहीं पाई कि ये सीरियल किलिंग हो सकती। कैसे पुलिस इसको जिस्म फरोशी का धंधा मान के चल रही थी, लेकिन ये सीरियल किलिंग का मामला निकला। और कैसे एक शख्स एक रात की दुल्हन बनाता था और उसको लूट लेता था और सीधा साइनाइड दे के मार देता था। इसलिए मोहन कुमार की नाम की जगह इसे साइनाइड कुमार के नाम से आज भी उतना ही कुख्यात है, और लोग इसी कहानी सुन के डरते हैं। लेकिन ये आज भी अपने आप को बेकसूर बनाता और ये कहता है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया और सब ने खुदकुशी की है, और वो सब मुझसे प्यार करती थी और मुझसे शादी करना चाहती थी और उन्होंने आत्महत्या करी है। तो ये जो थी साइनाइड कुमार की पूरी कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। अब इस कहानी में मैंने आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, नहीं शायद आपने नोट किए हो नहीं किए हो, मैं आखिरी तक के लिए यही रखा था कि ये जो चेन बनती है मोबाइल की, इसमें जो ये सारी चीज़ें ढूंढता है, ये सारी चीज़ें करता है, उसमें सारे जो मोबाइल फ़ोन थे वो महिलाओं के थे, जिससे पुलिस भी मतलब गुमराह हो जाती कि शायद उनको लगता है कि जिस पड़ोसी का धंधा है। असल में ये करता क्या था, ये जिसको भी मारता था, जिस भी लेडीज़ को मारता था, जिससे शादी करता था, उसके जेवर के साथ उसका जो मोबाइल है वो भी इसी के पास रहता था। और ये क्या करता था, जब अपना नेक्स्ट टारगेट जिसको भी बनाता था, जिस भी महिला को बनाता था, तो ये इसी मोबाइल का यूज़ करता था, इसी मोबाइल नंबर का यूज़ करता था। पुलिस ने पहले भी कोई छानबीन ज़्यादा की नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस ने सारी चीज़ें वैसी देखी कि ये नॉर्मल मामला है, जहर का दे दिया, पुलिस ने विस्तार रिपोर्ट भी नहीं कराई थी। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो पुलिस की कमियां रह गई थी, पुलिस ने नहीं कराई थी, तो उसका सारा जो मतलब उसको फ़ायदा भी उसको वैसे ही मिलता रहा। और इसने क्या किया कि सारी चीज़ें वैसे ही करी और उसी मोबाइल का यूज़ करता रहा। जब अनीता वाला मामला उठा तो चेन मनी तब ये जाकर पकड़ा गया। इसीलिए यहाँ पर सारा जो चेन थी वो महिलाओं के मोबाइल की चेन थी, पूरी जो मोबाइल्स थे वो महिलाओं के ही थे। तो आप इस चीज़ को समझ ही गए होंगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, और अगर आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे से कोई क्वेरी करना चाहते हैं, मेरे से कोई संपर्क करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, सारे चैनल जितने भी जहाँ पर मैं हूँ सोशल मीडिया पर, वहाँ पर सब दिया गया है। उनको लाइक करिएगा, उनको फॉलो करिएगा, और मेल आईडी भी मेरा नीचे दिया गया है, उस पर आप मेल करके ये सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मैं अपना नंबर भी जारी करूँगा, जिस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और अभी मेरा टेलीग्राम चैनल है ए लीगल सेल, यानी कि आर्यवत लीगल सेल का जो चैनल है ए लीगल सेल, उस पर भी आप जुड़कर अपडेट ले सकते हैं। ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। बाकी अपने व्यूज़ रखते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा, मिलते रहिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। कोरोना में आप लोग अपना ध्यान रखिए। इसकी कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय मित्रों।